मैनपुरी में छात्रा की मौत से जुड़ा ये पूरा मामला है। यूपी डीजीपी मुकुल गोयल हाईकोर्ट में पेश हुए। आईजी मोहित अग्रवाल, एसपी मैनपुरी अशोक कुमार की भी पेशी हुई। एसआईटी सदस्य भी कोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट ने महीने में विवेचना पूरी करने का निर्देश दिया। धारा 173 का पालन करके विवेचना पूरी करने का निर्देश दिया गया। सभी पुलिस अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए। पुलिस को प्रशिक्षण देने की भी जरूरत है, ये कमेंट्स हाईकोर्ट ने किए हैं। अधिकांश विवेचना कांस्टेबल करता है, हाईकोर्ट ने ये मुख्य बातें भी कही हैं। एसआईटी के सदस्य भी कोर्ट में पेश हुए। तो प्रयागराज मैनपुरी में छात्रा की मौत से जुड़े मामले में जो जांच चल रही है, यूपी डीजीपी मुकुल गोयल हाईकोर्ट में पेश हुए। आईजी मोहित अग्रवाल, एसपी मैनपुरी अशोक कुमार की भी पेशी हाईकोर्ट में हुई है। इसके अलावा एसआईटी के सदस्य भी हाईकोर्ट में पेश हुए। महीने में विवेचना पूरी करने का निर्देश दिया है। 1 महीने का वक्त कोर्ट ने दिया है कि इसमें ये जांच पूरी हो जाए। और इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी कोर्ट ने की हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को प्रशिक्षण देने की जरूरत है, अधिकांश विवेचना कांस्टेबल करता है। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर मैनपुरी में छात्रा की मौत से जुड़े मामले में पेशी हुई है आज डीजीपी से लेकर आईजी, एसपी और एसआईटी के सदस्यों की। और इस दौरान कोर्ट ने 1 महीने में इस पूरी विवेचना को खत्म करने का निर्देश दिया है और यह भी कहा है कि पुलिस को ट्रेनिंग की जरूरत है। ज्यादातर जो विवेचना है वो कांस्टेबल करता है और इसीलिए पूरी तरह से ट्रेंड होना जरूरी है कांस्टेबल का भी। मोहम्मद मोइन हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। मोइन, बताइएगा विस्तार से कोर्ट में क्या कुछ हुआ। देखिए, डीजीपी ने जो मैनपुरी में छात्रा के सुसाइड का मामला था उससे गहरी नाराजगी जताई थी। कल यूपी के डीजीपी को तलब कर लिया था और उनके जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई थी। हालांकि उस पर असर ये देखने को मिला कि रात को शासन ने इस मामले में कार्रवाई कर दी। आज सुबह डीजीपी दोबारा पेश हुए। उन्होंने जो कार्रवाई की गई थी उसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने रखी। साथ ही ये भरोसा दिया कि इस मामले में अब निष्पक्ष तरीके से और बहुत तेजी के साथ जो जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने इस पर उनको पेशी के छूट दे दी और आगे की तारीख तय की है। हालांकि वो तारीख अभी पता नहीं चली क्योंकि जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को राहत मिल गई है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने इस मामले में कई अहम टिप्पणियां भी की हैं जो आगे पुलिस को कामकाज करने में आसानी की देगी और साथ ही उसे आईना दिखाने का भी काम करेगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां कोर्ट ने की हैं कि भविष्य की जरूरतें क्या हैं। यहां भी ट्रेनिंग की जरूरत है पुलिस महकमे को, क्योंकि कांस्टेबल ही मामले की विवेचना करता है, इसलिए उसका ट्रेन होना जरूरी है। 2 महीने में विवेचना पूरी करने का निर्देश दिया है कोर्ट ने। मोइन, तो अभी तक इस मामले की जांच कहां तक पहुंची और क्या फैक्ट फाइंडिंग्स अभी तक हुए हैं? आप हमें सुन पा रहे हैं मोइन? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से मैनपुरी में छात्रा की मौत से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जिसमें यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल कोर्ट में पेश हुए। आईजी मोहित अग्रवाल, एसपी अरुण कुमार और एसआईटी के सदस्य भी कोर्ट में पेश हुए। उधर जौनपुर हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। घायलों का इलाज कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बारिश की वजह से गिरी थी कच्चे मकान की दीवार, जिसकी जद में आने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी और 2 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। 5 लोगों के ऊपर मकान की कच्ची दीवार गिर गई थी। अधिकारियों को सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, घायलों को इलाज सही प्रकार से मिले, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बारिश की वजह से कच्चे मकान की दीवार गिर गई थी। बड़ी खबर कानपुर से, केडीए वीसी अरविंद सिंह की बड़ी कार्रवाई। फर्जी रजिस्ट्री के मामले में 7 अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह कार्रवाई हुई है। सहायक लेखाकार समेत 3 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। केडीए के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों में मचा हड़कंप। फर्जी रजिस्ट्री के मामले में 7 लोगों पर कार्रवाई हुई है। सहायक लेखाकार समेत 3 कर्मचारी जो हैं वो निलंबित कर दिए गए हैं। केडीए के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। यह बड़ा एक्शन हुआ है डिपार्टमेंट के अंदर। केडीए वीसी अरविंद सिंह ने यह बड़ी कार्रवाई की है।
फर्जी रजिस्ट्री के मामले में 7 अधिकारी और कर्मचारियों पर यह कार्रवाई हुई है। सहायक लेखाकार समेत 3 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कानपुर से हमारे सहयोगी। रतीश, विस्तार से बताइएगा ये किस तरह का करप्शन था और अब विभाग के अंदर हड़कंप मच गया है ताबड़तोड़ कार्रवाई से। बिल्कुल, देखिए, कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। आते ही उन्होंने कहा था कि जो विकास प्राधिकरणों का भ्रष्टाचार है उस पर इनकी नजर रहेगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार चाबुक चलता रहेगा। केडीए के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप है। दरअसल फर्जी रजिस्ट्री मामले काफी लंबित हैं, काफी शिकायतें फर्जी रजिस्ट्री को लेकर के आ रही थी पिछले काफी दिनों में, जिसको लेकर के जांच कराई गई थी और जांच करने के बाद 7 अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई का चाबुक चला है। सहायक लेखाकार हैं और 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है केडीए वीसी अरविंद सिंह के द्वारा। और कार्रवाई ये कही जा रही है कि आगे और ज्यादा कार्रवाई जांच के बाद शुरू की जाएगी। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो केडीए के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। और अब आपको लखनऊ की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं हम। दरअसल मौसम ने किस तरह करवट ली है। एक तरफ मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट दिया है, तो दूसरी तरफ लखनऊ से देखिए किस तरह की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। सड़क पर दूर तक जहां नजर जाती है पानी पानी भरा हुआ है, बहाव के साथ पानी है, एक नदी सी बह रही है लखनऊ की सड़कों पर। गाड़ियां डूबी पड़ी हैं और लोगों के घर के आगे पानी भरा है कि वो निकलकर कहीं जा भी नहीं सकते। देखिए, आधी से ज्यादा गाड़ी डूबी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति इसके अंदर जाए तो डूबकर जान जाने तक का भी खतरा है, इतने गहरे पानी में। ऑटो भी आधा डूबा है, जहां तहां जो गाड़ियां पार्क थी या चल रही थी वो वहीं रुक गई हैं और तेज बहाव का पानी पूरी सड़कों पर लबालब भरा हुआ है। ये देखिए लोगों का हाल, कमर से ऊपर पानी है, लोग तैर करके अपने घरों के अंदर जा रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि ये खेलने भर का माहौल हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक स्थिति है। लोगों के घरों के अंदर पानी, नुकसान इतना हो रहा है, सड़क पर नदियां बह रही हैं, खुले मेन हॉल या गड्ढेदार सड़कें जिनसे हादसे हो सकते हैं। और ये देखिए लोग किस तरह एक कमरे में छिपे हुए हैं जैसे तैसे सामान और खुद को बचाने के लिए। गलियों का नजारा, पानी ही पानी, नहरें बह रही हैं। तेज बारिश के कारण और निगम की लापरवाही के कारण इस तरह की तस्वीरें बनती हैं। जब ड्रेनेज सिस्टम फेल होता है, वक्त रहते उसको दुरुस्त नहीं किया जाता, तो नतीजा ऐसी तस्वीरों के रूप में सामने आता है। और कोई बड़ी बात नहीं कि हादसे भी जब होते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं इस तरह की अधूरी तैयारियां ही जिम्मेदार हैं। इन लोगों की हालत का आप अंदाजा लगाइए कि सुबह घर से बाहर निकल भी नहीं सकते, जरूरत का सामान लाना हो, किसी को कहीं जरूरी काम से जाना हो, ना घर के अंदर रहते बन रहा, ना बाहर निकलते। घर के अंदर भी पानी है और बाहर भी ये सैलाब। और अब आपको दिखाते हैं यूपी के 8 अलग अलग शहरों की तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर आप राजधानी लखनऊ की देखिए, जहां बारिश के बाद लोगों के घरों के अंदर तक पानी चला गया, कई इलाके जलमग्न हो गए। बहराइच में बारिश के बाद मोहल्लों में पानी घुस आया। तीसरी तस्वीर रायबरेली के, यहां पर भी पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। अमेठी में बारिश के बाद जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। यहां पानी निकासी की व्यवस्था न होने से अस्पताल ही तालाब में तब्दील हो चुका है। लखीमपुर खीरी, वाराणसी, गाजियाबाद और श्रावस्ती में भी बारिश का दौर सुबह से ही जारी है। तो यूपी के 8 अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े जिले भी इसमें शामिल हैं और उन सभी का हाल लगभग एक जैसा नजर आ रहा है। उधर लखनऊ में सुबह से ही बारिश हो रही है। आलम यह है कि नगर निगम का लालबाग स्थित कार्यालय पानी में डूबा हुआ है। सारे इंतजाम ध्वस्त नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते कई मोहल्लों में घंटों से बिजली गुल है। लगातार बारिश की वजह से चौराहों पर जाम की स्थिति है इस वक्त। राजधानी लखनऊ में भीषण बारिश हो रही है और सुबह से शुरू हुई ये बारिश कम से कम 5 घंटे हो चुके हैं, थमने का नाम नहीं ले रही है। आप देख रहे हैं कि ये स्थान वीवीआईपी जगह है जहां हम खड़े हैं। पार्क रोड है, पास में सिविल अस्पताल है और यहाँ पर घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ है। गाड़ियां फंस चुकी हैं, कई गाड़ियां खराब हो गई हैं, लोगों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। इतना पानी भरा है कि पैदल यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। लोग आगे जाने से डर रहे हैं, चूंकि आगे तमाम गाड़ियां फंसी हुई हैं। इस वजह से लोग वापस आ रहे हैं। जो बड़ी गाड़ियां हैं वो तो आराम से निकल रही हैं, लेकिन छोटी कारें मुश्किल से यहाँ से निकल पा रही हैं। और इस बारिश के माहौल में नगर निगम की
सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर ध्वस्त नजर आ रही हैं। अभी यहाँ नगर निगम के अधिकारी भी आए थे, लेकिन जिस तरह से पानी भरा हुआ है उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। और जिस जगह हम खड़े हैं ठीक वीवीआईपी इलाका है, यहाँ से पास में ही विधायक निवास है और कुछ ही दूर पर तमाम मंत्री भी रहते हैं, लेकिन बारिश में किसी का जोर नहीं है। और आप देख रहे हैं कि लोग स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो, पैदल यहाँ से जाने की स्थिति भी, पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं लोग। यहाँ से गाड़ियाँ मोड़ के वापस आ रहे हैं। सामने दूर तक आपको दिख रहा है कि किस तरह से पानी भरा हुआ है और रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। दोनों तरफ का रास्ता बंद है, निकलने की जरा सी भी जगह नहीं बची है। हम खुद यहाँ पर पानी में डूबे हुए खड़े हैं। आप देखिए स्थिति ऐसी है कि तमाम ऑफिसेज यहाँ पर हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिस हैं और वो सब बंद हैं। यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है और अगर यही स्थिति रही, बारिश ऐसी ही चलती रही, तो ये रात तक यहाँ से पानी निकलना मुश्किल होगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं अब लखनऊ से ही आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में देर रात से हो रही बारिश ने जनजीवन को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर रखा है। राहत कम आफत ज्यादा लेकर ये बारिश आई है। तमाम जगहों पर जल भराव, पेड़ गिरे हैं और राजधानी लखनऊ से लगातार ये खबरें आ रही कई जगहों से। हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये निराला नगर का 8 नंबर चौराहा कहलाता है और देखिए कितना बड़ा जो पेड़ है वो भर के गिर गया है। वो बिल्कुल बारिश के चलते जड़ से गिर गया है। वहाँ पर हम अगर आपको दिखाएं तो पूरा इतना बड़ा जो ये पेड़ है और कैसे एक गाड़ी जो है वो दब गई है, किस तरीके से दबी हुई है आप ये देखिए। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि जो गाड़ी में सवार थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और वो कहीं ना कहीं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। हालांकि सुबह तकरीबन 7 बजे कहना है कि ये जो गाड़ी है, ये जो पेड़ है वो बिल्कुल गाड़ी पर ही गिर गया जब वो जा रहे थे। ना केवल इस जगह बल्कि तमाम सारे जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। भाई साहब ये कैसे हादसा हुआ था सुबह? ये सुबह 7 बजे हमारे सर ब्राइट मोटर जा रहे थे और एकदम से अचानक जो है ये पेड़ गिरने लगा। तो वो कर क्या सकते थे, वो जो है निकलना चाहे, लेकिन ये है कि उनको ऊपर वाले ने, भगवान ने बहुत सेफ बचा लिया। अब ये जो है गाड़ी फंसी हुई सुबह 7 बजे से अभी तक के ना कोई आया है। आपने सूचना दी है कहीं? सूचना हमने 112 को भी किया था, वो आए थे और उसके बाद वन विभाग को भी सूचना दे दी गई है और नगर निगम को और बिजली विभाग को। अभी कोई आया नहीं? बिजली विभाग वाले भी आए थे, उन्होंने कहा लाइन हमने बंद कर दी है, लेकिन नगर निगम और वन विभाग का भी कोई कर्मचारी जो गाड़ी में सवार थे उन्हें कोई खरोच तक? उन्हें भगवान ने बहुत बचाया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई उनको। कि इस तरीके की जब हम कहें तो बारिश हो या तमाम सारी चीज़ें होती हैं तो दावे बहुत सारे किए जाते हैं, पर ये बारिश इस तरीके से ज़ोरदार बारिश कहीं ना कहीं उन सारे दावों की, चाहे नगर निगम के दावे हो चाहे और सिविक एजेंसियों के दावे हो, उनकी पोल खोल कर रख देते हैं। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। लखनऊ के अलावा कानपुर महानगर भी बारिश से जलमग्न हो चुका है। नगर निगम के दावों के बीच लगातार हो रही बारिश से कई जगह पर पानी भरा है। कानपुर के जूही पुल के नीचे 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित है। दोनों तरफ लोग अपनी गाड़ियां मोड़कर दूसरे रास्तों से जा रहे हैं। देर रात से हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। कानपुर के जूही पुल पर हम खड़े हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जल जमाव बुरी तरीके से हो चुका है और पूरा पानी यहाँ करीब 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है और कार आपको दिखाएं, कार इसमें डूबी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग साइड से निकल के आ रहे हैं। हर बार यही होता है कि जब भारी बारिश होती है, हल्की बारिश में भी जूही का पुल इस तरीके से डूब जाता है और लोगों की मुसीबतें बढ़ाता है। बहुत सारे लोग यहाँ से जो आगे नहीं जा पा रहे हैं या पीछे आपको सामने जो तस्वीरें दिख रही हैं उनमें वो गाड़ियाँ लेकर के लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि पानी भर गया है, जल जमाव इस कदर हुआ है कि वो इस पार नहीं आ पा रहे हैं। ये साइकिल वाले लोग हैं जो साइकिल से आ रहे हैं। क्या नाम है? कभी जिंदगी में समस्या नहीं हो पाई। क्या नाम है? वहीद अहमद। अरे बरसों की समस्या, आज की समस्या थोड़ी है। बता रहे हैं कि बरसों की समस्या है, सॉल्यूशन नहीं मिला, हल नहीं मिल पा रहा। क्या नाम भी है आपका? रमाकांत।
अरे यहाँ का तो समस्या आज हम 20 साल से देख रहे हैं, कोई इसका आता भी पास भी होता है इसका, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हो पा रहा आज तक। बारिश होती है तो भर जाता है। अरे इससे ज़्यादा भर जाता, फुल पूरा हो जाता पुल यहाँ पे। हाँ, ये तो एक एक बूंद भी गिरता है तो ये भर जाता है, आगे तक का, वो आगे तक का। हाँ, जब तेज पानी गिरता है। निदान नहीं मिला, कुछ नहीं। कि आम लोग हैं किसी तरीके से निकल के आ रहे थे। देखिए आपको तस्वीरें दिखाएं कि जो लोग किनारे से आ रहे हैं साइकिल पर, साइकिल लेकर के, कार देखिए वहाँ पे पूरी तरीके से डूबी हुई है। और हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं जो उस पार लोग हैं वो आने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो वापस अपने वाहनों को मोड़ करके चले जा रहे हैं। इस पार के लोग इधर वाहन मोड़ के चले जा रहे हैं और उस पार के लोग उधर वाहन मोड़ करके चले जा रहे हैं। बारिश होती है, हर साल होती है। जो लोग हैं आसपास से जो लोग निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कि सालों की ये समस्या है, वर्षों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन बदस्तूर इसी तरीके से बारिश होती है। बारिश में जलजमाव होता है और जलजमाव में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अब बड़ी खबर फतेहपुर से। 48 घंटे से लगातार यहां बारिश हो रही है और 45 गांवों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हुई है। ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है दिक्कत, जान जोखिम में डालकर सफर करने को लोग मजबूर है। फतेहपुर से खबर आ रही है कि 48 घंटे हो चुके हैं, लगातार वहां पे पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है और 45 गांवों की आवाजाही बाधित हुई है। ग्रामीण दिक्कत में है इस वक्त। मुरादाबाद में अवैध तमंचे के साथ एक दबंग युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हें कानून का कोई डर खौफ नहीं है। ये शख्स जिसके हाथ में तमंचा है, ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसे मुरादाबाद का बताया जा रहा है। हालांकि कितना पुराना है इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन टेबल पर तमंचा रखा है और किस तरह ये सिगरेट के कश लगा रहा है। दबंगई का ये वीडियो बनाया गया है और अब ये वायरल भी हो रहा है। मुरादाबाद से ये संबंधित है। और अब बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कल होगी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के एटीएस अधिकारी इसमें शामिल होंगे। खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। पकड़े गए 6 आतंकियों के नेटवर्क पर भी चर्चा होगी। तो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में कल एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के एटीएस के अधिकारी शामिल होंगे। खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। पकड़े गए 6 आतंकियों के नेटवर्क पर चर्चा की जाएगी। जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ के आधार पर अलग अलग राज्यों से इनके तार जुड़े हुए मिले हैं और मुमकिन है उसी लिए इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के एटीएस अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बताइएगा, जिन 6 आतंकियों से पूछताछ चल रही है, कनेक्शन अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रहा है, तो क्या उसी दिशा में इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है? बिल्कुल आशा, देखिए नवरात्रों का अवसर पर कहीं हो न जाए धमाके और पकड़े गए आतंकियों के बीच दिल्ली पुलिस मुख्यालय ये एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इस एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में 12 से 16 राज्यों के एंटी टेरर विंग के बड़े अधिकारी, जिसमें एडीजी और एसपी लेवल के अधिकारी भी शामिल होंगे, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और इन अधिकारियों के बीच चर्चा होगी। जो 6 आतंकी पकड़े गए हैं उनके देशव्यापी नेटवर्क के बारे में चर्चा होगी, आतंकवाद के नए मॉडल और खतरों पर। और सबसे बड़ी अहम बात, क्योंकि इन आतंकवादियों ने ये खुलासा किया था कि नवरात्रों के अवसर पर कई जगहों पर धमाके किए जाने हैं और इनके कई साथी अभी भी बाहर हैं, जिनके पास विस्फोटक भी पहुंच चुके हैं। तो लिहाजा कल की बैठक में इस बाबत भी डिटेल चर्चा होगी और हो सकता है कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन स्ट्रेटेजी बने, जिससे कि प्लानिंग की जाए, जिससे कि आने वाले नवरात्रों में इन धमाकों को अवॉइड कराया जा सके। हालांकि कल की कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक बेहद अहम कॉन्फ्रेंस है और चूंकि दिल्ली में 6 लोग पकड़े गए हैं और ऐसे में कॉन्फ्रेंस होना अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई ज्वाइंट प्लानिंग बन सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो ज्वाइंट प्लानिंग बन सकती है भविष्य के खतरों को देखते हुए, और जिन खूंखार मंसूबों का खुलासा इनसे सवाल जवाब के आधार पर हुआ है, तो भविष्य में देश की सुरक्षा के लिहाज से एक ज्वाइंट स्ट्रैटेजी भी बन सकती है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। यूपी में महंगी बिजली के मुद्दे पर उन्होंने ट्वीट किया,
आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और 24 घंटे के अंदर हर आदमी को घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली फ्री हम देंगे। ये बड़ा वादा किया है उत्तर प्रदेश के लोगों से। आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। ये बड़ा वादा, 24 घंटे के अंदर हर आदमी को घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली फ्री होगी। तो ट्वीट के जरिए उन्होंने एक बड़ा चुनावी वादा किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है और यूपी में महंगी बिजली का मुद्दा उन्होंने उठाया था। अविनाश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, ये बड़ा वादा कह सकते हैं और साथ ही साथ क्या इस तरीके से पॉसिबल है क्या उत्तर प्रदेश के लिए कि दिल्ली की तर्ज पर जिस तरीके से बिजली फ्री दी जा रही है और ये वादा किया गया है, ये पॉसिबल हो सकता है या इससे सिर्फ चुनावी वादा कहा जाए? देखिए जय, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में शायद ये संभव नहीं है कि प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये करके दिखाया है, तो ऐसे में अब जहां भी आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहां पर वो जाकर मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहे हैं। और मनीष सिसोदिया आज लखनऊ में ही है, कल से वो पार्टी के तमाम तरह जो उम्मीदवार हैं उनके साथ मंथन कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, कोर ग्रुप के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने आज ये ऐलान किया है। हालांकि ये चुनावी एक्शन जरूर कह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी उन्होंने इस तरीके का ऐलान किया है, पंजाब में भी इस तरीके का ऐलान किया है, क्योंकि दिल्ली में इसी के बलबूते वो लगातार सरकार में आए हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। लिहाजा उत्तर प्रदेश में भी मुफ्त बिजली का उन्होंने ये यहाँ पे आज जो है इस तरीके से अपना बात रखी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार तमाम तरह जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश में बढ़े हुए बिजली के दामों को लेकर एक मुद्दा बना रही हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में जिस तरीके से बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं वो एक बड़ा मुद्दा है। और ऐसे में केजरीवाल की पार्टी भी यही चाहती है कि इसी मुद्दे के आधार पर कुछ वोट अपने पाले में लाने की कोशिश की जाए। बार अब देखना है कि जब चुनाव होता है, बिल्कुल देखना होगा चुनाव के दौरान क्या और किस तरीके के नतीजे होते हैं। हालांकि इसे हम बड़ा वादा कह सकते हैं। 24 घंटे के अंदर हर आदमी को घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली हम देने वाले हैं। इसके साथ साथ 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की गई है। और आपको बता दें कि यूपी में आम आदमी पार्टी की बड़ी घोषणा है ये। आपकी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। सिसोदिया ने ये बयान दिया और ट्वीट के जरिए उन्होंने वादा किया है उत्तर प्रदेश वालों से कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर 300 यूनिट बिजली फ्री होगी।